यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान पीथमपुर स्थित ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी में होगा। लेकिन यहां पहले किए गए परीक्षणों में से 6 असफल रहे हैं और दूसरा ये कि इसका परिणाम स्वरूप अत्यधिक जहरीले रसायनों का उत्सर्जन हुआ है। वैसे भी जितने कचरे का यहां निपटान किया जाना है वो कुल कचरे का महज 5% ही है। इसके अलावा अहम ये भी है कि 12 साल पहले जर्मनी की कंपनी ने इसी कचरे को निपटान का खर्च महज 22 करोड़ बताया था। जर्मन कंपनी इसे भारत में नहीं बल्कि अपने मुल्क में खत्म करना चाहती थी, लेकिन तब सरकार ने ही इनकार कर दिया था। अब इसी कचरे का निपटान राज्य में ही हो रहा है और लागत है 126 करोड़ रुपए। अंधेरी रात किसे कहते हैं, पूछिए भोपाल के उन लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक पल में बिखरते देखा। उस रात मौत ने शहर को निगल लिया और पीछे छोड़ गई सिर्फ दर्द, चीखें और कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। इस रात ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनी बल्कि उम्मीद, प्यार और इंसानियत को भी दफन कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के पूर्व ब्यूरो चीफ राजकुमार केसवानी ने इस त्रासदी की चेतावनी सालों पहले दे दी थी। उनके लेख बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए और भोपाल एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है, एक शांत चीख थी। लेकिन प्रशासन, सरकार और यूनियन कार्बाइड ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। कुछ जो यहाँ के केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स वगैरह थे जिनके पास मैं जाता था इसके लिए, वो मुझसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। लेकिन मेरा जो विज्ञान का जो अज्ञान था वो मुझे मजबूर कर रहा था कि नहीं, ये तो होगा इस तरह से, और मैंने उस पर स्टिक किया। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने 17 सितंबर 1982 को जब पहली बार लिखा तो मैंने लिखा, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला समाज से और सरकार से, तब मैंने एक आर्टिकल और दिया अगली बार। उसमें लिखा, भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर। तीसरी बार जो है यहाँ पे 5 अक्टूबर 82 को जब ये मैं लिख रहा था, उसी दरमियान 5 अक्टूबर 82 को MIC का एक बड़ा माइनर लीकेज हुआ। और वो लीक जो है, ये इस तरफ जो बस्तियां थी जी। वहाँ के लोगों को उस रात भागना पड़ा था। मैंने उसका सहारा लेकर, उसका उदाहरण देते हुए मैंने लिखा कि न समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। और इस तरह करता रहा। आखिरी रिपोर्ट जो है वो फिर 16 जून 1984 को जनसत्ता में 6 महीने पहले। जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के यूनियन कार्बाइड से रिसने के साथ ही भोपाल एक गैस चेंबर बन गया। माएं अपने बच्चों को छोड़ भागी, बच्चे अपने माता पिता को, लेकिन मौत की रफ्तार सबसे तेज थी। 20-25 लोग थे, पूरे परिवार थे हमारे। वही झांसे मासे आने लगा, वही भागने उगने लगे इधर उधर। उधर नहीं भागे तो घर में कम्बल उम्बल उड़ा के सास ने हमारी और बचा लिए थे सबके। कुछ वही गैसे में से थोड़ा बहुत लगा हुआ था, सांसें उसे फूलते थे, मिर्ची जैसी वही आँख में लगता था। मैंने देखा था सर, मैं इतने 12 साल की उम्र में देखी तो दुनिया दौड़ लगा रहा सर, मेरा आँख फूल गया था सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और भगवान कसम, फिर सुबह हुआ तो बोले कि भगो रे भगो, तुम सूखी भाग गए सर। आपके परिवार में कुछ लोगों को गैस लगी थी, वो कैसे हैं? मेरे परिवार में 4 लोग के गैस लगी है सर, 1 रुपए भी नहीं मिला सर। 25,000 से 1 रुपए नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिल रहा सर, बताओ हमें। आप तो बहुत छोटे थे, कुछ याद है आपको उस वक्त का? उस टाइम जो है लाशों का जो ढेर लगा था, वो मेरे सिंधी कॉलोनी चौराहे पे उस टाइम वहीं लगाया था, वहीं दफनाई थी उस लाशों को। बाकी शमशान घाट में ले गए थे यहाँ से। बहुत बड़ा भाग रहे थे लोग बाग, कोई होशंगाबाद, कोई सीहोर, कहीं वो लोग भाग गए। आपने क्या देखा था उस वक्त? उस वक्त तो ये भैंस मर रही थी, कहीं कुछ हो लिया था, कहीं कुछ हो लिया था, भागे खास के लोग बाग। ये हालत थी। जब शहर शोक मना रहा था तब नेता और अधिकारी खुद को बचाने में लगे थे। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह प्रार्थना के लिए इलाहाबाद चले गए। अर्जुन सिंह ने बाद में अपनी आत्मकथा द ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवरलेस ऑफ टाइम में सफाई दी कि वो इलाहाबाद के गिरजाघर में प्रार्थना करने गए थे और उसी शाम भोपाल लौट आए थे।
एंडरसन, जो इस त्रासदी का मुख्य दोषी था, उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। भोपाल गैस त्रासदी के बाद वॉरेन एंडरसन को भारत से भगाने में मदद कैसे मिली, ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे बड़े विवादों में से एक है। इस पर प्रकाश डालते हुए 2008 में तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने अपनी किताब अनफोल्डिंग द बिट्रेयल ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई अहम खुलासे किए। मोती सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि एंडरसन को छोड़ने का निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के आदेश पर लिया गया था। इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए सुनिश्चित किया गया कि एंडरसन की यात्रा के दौरान न तो कोई पायलट वाहन हो, न ही कोई सुरक्षा गार्ड। उन्होंने लिखा, मेरी कार की फ्रंट सीट पर उस वक्त के एसपी स्वराजपुरी बैठे थे और पीछे की सीट पर मैं वॉरेन एंडरसन के साथ था। हम सीधे एयरपोर्ट गए। एंडरसन राज्य के विमान से भोपाल से दिल्ली रवाना हुआ और रात में वहां से अमेरिका निकल गया। किताब में मोती सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि एंडरसन को जिस कमरे में रखा गया था, वहां एक टेलीफोन चालू रहना बड़ी चूक थी। उन्होंने लिखा, समय की कमी की वजह से पुलिस ठीक से कमरे की जांच नहीं कर सकी, टेलीफोन डिस्कनेक्ट नहीं किया गया था। एंडरसन ने टेलीफोन का उपयोग कर पूरे मामले को पलट दिया। भोपाल गैस त्रासदी के बाद मुख्य आरोपी एंडरसन को बचाने के आरोपों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा अ ग्रेन ऑफ द सैंड इन द आवरलेस ग्लास ऑफ टाइम में विस्तार से लिखा है। अर्जुन सिंह ने लिखा कि 4 दिसंबर को जब उन्हें सूचना मिली कि एंडरसन भोपाल आ रहा है, उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और एसपी स्वराजपुरी को अपने आवास पर बुलाकर लिखित में यह निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, आमतौर पर मुख्यमंत्री लिखित निर्देश नहीं देते हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने लिखित आदेश देना उचित समझा। मुझे पता था कि एसपी और कलेक्टर अपने कर्तव्य का पालन करते समय भारी दबाव में होंगे। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट किया कि एंडरसन को रिहा करने और उसे राज्य के विमान से दिल्ली भेजने का निर्देश दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिया गया था। जब मैं हरदा में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी को एंडरसन की गिरफ्तारी की सूचना दी तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय हमारे मुख्य सचिव ब्रह्म स्वरूप का वायरलेस संदेश मिला। इसमें बताया गया कि दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी बार बार कॉल कर रहा है और एंडरसन को जमानत देने तथा राज्य विमान से दिल्ली भेजने का निर्देश दे रहा है। अर्जुन सिंह ने खुलासा किया कि गृह मंत्रालय से कॉल करने वाले अधिकारी आर.डी. प्रधान थे। बाद में ये भी पता लगा कि आर.डी. प्रधान ने ये कॉल केंद्रीय गृह मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के निर्देश पर किया था। नेताओं की भूमिका पर आज सत्ता हो या विपक्ष कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। उसके बारे में आज बात करने का कोई औचित्य नहीं, ना समय नहीं। और किसी को 40 साल 45 साल उन लोगों ने जो लापरवाही करी, हम भविष्य में कोई ना करे, बस इसी यही कल्पना कर सकते। सरकारों की तो चूक है ही, सरकारों से ज़्यादा चूक मैं इस बात की मानता हूं कि वो भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़े लोगों का कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वो सरकारें बनाते गिराते तो शायद वहाँ पर ध्यान दिया जाता। अगर वहाँ पर कोई मंदिर बनना होता तो रातों रात ठीक हो जाता। अगर वहाँ पर कोई मस्जिद बनना होती और उससे वोट जुड़े होते तो रातों रात वहाँ पर खाली हो जाता। तो जब पूरी तरह से नेताओं का ध्येय केवल सरकारें बनाए रखने, बचाए रखने और बनाने पर है, तो पर्यावरण और लोगों की चिंता कौन करता है। भोपाल के तो बहुत, जिसको कहें कि अभागे लोग हैं, जो 40 वर्षों से इस दाग के साथ में जीने को मजबूर हैं। गैस त्रासदी का यह दंश 40 साल बाद भी इसी तरह बरकरार है। लोग सड़कों पर उतरते हैं अपने लिए इंसाफ मांगने। मामले की जांच सीबीआई ने की। 2010 में अदालत ने यूनियन कार्बाइड की भारतीय सहायक कंपनी और उसके 7 अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सभी ने जुर्माना भरकर 14 दिन में जमानत ले ली। वहीं मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन कभी भारत नहीं आया। इंसाफ तो छोड़िए, आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई। केंद्र सरकार भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के आंकड़े को 5295 बताती रही। मध्य प्रदेश सरकार 15,342 और आईसीएमआर के मुताबिक इस हादसे में लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों पीड़ित आज तक तिल तिल कर मर रहे हैं। पीड़ितों की कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। 615 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ितों को बांटा गया, लेकिन कई को सिर्फ 25,000 रुपए मिले। उस मंजर को जिन्होंने भुगता है, मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। सड़कों पर लाशों का ढेर लगा हुआ था, हर जगह लाशें पड़ी हुई थी, कोई देखने वाला नहीं था। प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया, ये कहाँ जाएं, इस गैस से कैसे बचें, और ये भी नहीं समझ में था कि ये गैस निकली, क्या हुआ है।
जो जिसकी समझ में आया था वैसी अफवाह उड़ा रहा था और हर व्यक्ति अपनी जान बचा के भाग रहा था। ये मंजर था उस समय का कि बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए, बच्चे कहीं पहुंच गए, माँ बाप कहीं पहुंच गए, क्योंकि सबको ये पड़ी थी कि हम किसी भी तरह अपनी जान बचा ले जाए। एंडरसन को भगाने में उस समय चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, और जो कलेक्टर थे मोती सिंह थे, और एसपी थे स्वराजपुरी। इन सबकी भूमिका संदिग्ध रही और इस तरह से उसको एयरपोर्ट पर ले गए कि जैसे कोई हमारे अतिथि आए हो, मेहमान है, उनको सलूट मारकर उनको एयरपोर्ट पर ले गए और छोड़ा। तो शर्मनाक था ये सब कुछ, मैं समझता हूँ। एक अपराधी को शरण देना, और आज तक वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलता रहा, कोई उपस्थित नहीं हुआ। 8 जो आरोपी थे उनमें से 4 की डेथ हो गई, 4 बचे हुए हैं, वो भी 80 साल से ऊपर के हो रहे हैं, बीमार हैं। यानी गवर्नमेंट ने जो केस बनाया, इतना कमजोर केस बनाया कि किसी भी अपराधी को आज तक सजा नहीं हुई। एंडरसन को तो छोड़ दिया, अब वो मर गया, उसका भी क्या करेंगे। पर अभी आप जिसको छोड़ रहे हैं, यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल के अधिकारी को हम 2023 में भारत पेश करा के लाए हैं। क्या इतना प्यार है उनके ऊपर कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या मजबूरी है कि आप 310 करोड़ रुपए उनसे सफाई के लिए मांगते हो, वो आपको ठेंगा दिखाते हो और आप उसको हमारे देश में व्यापार करने दे रहे हो, उसका बिजनेस शेयर बढ़ाते जा रहे हो? क्या मजबूरी है? तो आप हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर, हमने ये देखा है कि हमारी सरकारें कंपनियों के आगे नतमस्तक हैं और इसीलिए पीड़ितों की अनदेखी और लापरवाही जारी है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक आपदा की कहानी नहीं है। ये लापरवाही, धोखे और इंसानी जान की कीमत पर लालच और राजनीतिक उदासीनता की कहानी भी है। मां की गोद में लिपटा बच्चा, भोपाल गैस त्रासदी की ये मार्मिक मूर्ति आरिफ और जेपी नगर के मुहाने पर है। यहाँ से सामने की सड़क को पार करके यूनियन कार्बाइड का कारखाना है। 1985 में डच नागरिक रूथ वाटरमैन ने मूर्ति बनाई। दरअसल भोपाल गैस त्रासदी को सुनकर उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई थी, जिन्हें हिटलर के नाजी कैंप में गैस चैम्बर में बंद करके इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो यहूदी थे। खुद रूथ किसी तरह इन यातना शिविरों से बचकर निकली थी। हिटलर के गैस चैम्बरों से निकली इस गैस को जिनेवा कन्वेंशन के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन एंडरसन की कंपनी ने सारे नियमों को ताक पर रखकर इस गैस को यहां बनाया, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए, सजा हुई तो चंद दिनों की और जुर्माने में चंद रुपए। कभी सांस उखड़ जाती है हमें, कभी बुखार आ जाता है हमें। पानी से ये दिक्कत है, पेट में दर्द होता है, खाना नहीं पचता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। दवा गोली के जरिए हाथ पैर दर्द करते हैं, पैरों पे बरम आ जाता है, तबीयत ठीक रहती नहीं। पेट में दर्द होता था, जलन पड़ती थी आदमी को, जाल चलती है, ठीक नहीं होता है। ना पानी सही आता है, ना जहाँ सही रह पाते हैं हम लोग। जब से ये कॉलोनी बनी है तभी से ये पानी भूमिगत जल प्रदूषित है। 40 साल से भोपाल गैस त्रासदी के जख्म हरे हैं। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा आज भी मवाद बनकर लोगों की धमनियों में, कार्बाइड के आसपास के पानी में बह रहा है। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है और पानी आता है गंदा, पानी ज़मीन का मिलता है, ज़मीन से आता है टंकी में और टंकी से जो है आता है पीने का पानी। तो उसमें इतना हार्ड पानी है कि मुझे गैस, ये जो हार्ट अटैक है ये आ चुका है इससे कई बार, और छल्ले डले गए, इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा। मैं परेशान हूँ, पूरा परिवार हमारा परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है पानी के। जबकि ऊपर से आदेश भी आया कि नगर निगम को कि पानी दिया जाए, इनको साफ शुद्ध पानी दिया जाए, लेकिन पानी नगर निगम वाले मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ये आपकी प्राइवेट कॉलोनी है,
इसलिए पानी नहीं दिया जाएगा, मना कर रहे हैं। जब से ये कॉलोनी बनी है तभी से ये पानी भूमिगत जल प्रदूषित है पूरा, और इसकी जांच भी हुई है जिनमें भारी मेटल पाया गया है। इसको पीने से हमारे कॉलोनी वासियों सहित हम सभी को, किसी को गॉल ब्लैडर हुआ है, किसी को गुर्दे में पथरी है, और ये पानी पीने से साफ स्किन एलर्जी हमें देखिए कितनी सब हो गई है, हाथ पैरों में सब में पूरे बदन में खुजली हो जाती है। मगर हम लोग ये पानी पीने को बाध्य हैं साहब। हम सभी में शिकायतें कर चुके हैं सब कुछ, लेकिन अभी तक हम लोगों को शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई। नगर निगम नहीं करवा पाया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री यहाँ से मात्र 2.5-3 किलोमीटर पर ही है। वहाँ का जो जल है अंदर भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है। जांच भी हुई साहब, यहाँ की सरकार ने जांच कराई है। पानी जो जहाँ स्टोर होता है, यहाँ पास में टंकी लगी हुई है, उस टंकी में देखेंगे आप तो भारी मेटल वहाँ जमा हुआ है। ब्रिज विहार कॉलोनी भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इलाके का भूजल कार्बाइड के जहरीले कचरे से प्रदूषित हो चुका है। अब इस जहरीले कचरे को मध्य प्रदेश सरकार पीथमपुर में जलाने वाली है। जानकार कहते हैं इससे बड़ी मात्रा में ऑर्गेनो क्लोरीन निकल सकते हैं। डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जैसे कार्सिनोजेनिक रसायन उत्पन्न हो सकते हैं, जो लोगों और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक तो है ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। पूर्व में जब ये कचरा जलाने की बात आ रही थी, तब हमारे द्वारा काफी आंदोलन किया गया था। लगातार हुए इस आंदोलन के बाद हमारे आंदोलन से प्रभावित होकर शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन मुख्यमंत्री, जयंत मलैया, तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने इसे यहाँ नहीं जलाने की बात कही थी। हमारा जो विरोध विशेष रूप से था वो ये था कि रामकी के इस भस्मक के साथ ही कोई मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर नहीं है, क्योंकि कचरा जलने के बाद में जो उसका अपशिष्ट निकलेगा, उस अपशिष्ट को किस प्रकार डिस्पोज किया जाएगा, उसको उड़ाया कैसे जाएगा हवा में, तो उसके लिए मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर की आवश्यकता होती है, जो काफी महंगा इक्विपमेंट है, और वो इक्विपमेंट इनके पास में नहीं था। इसलिए हमारा बहुत कड़ा विरोध था। जयराम रमेश, तत्कालीन पर्यावरण मंत्री, यहाँ आए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि ये कचरा यहाँ नहीं जलेगा। इस प्रकार से एक लंबे विरोध के बाद में ये बात ठंडी हो गई थी और इसे कचरे को जर्मनी भेजा जाना था, और जर्मनी भेजे जाकर के इसको जलाने की बात थी। किंतु जर्मनी में भी इसका विरोध हुआ और अंततः ये जर्मनी नहीं भेजा जा सका। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस कचरे को रामकी के इस भस्मक में ही भस्म किया जाना है। कचरा अभी आया नहीं है और जलेगा भी तो ये 6 माह तक जलाना होगा। ये 1 दिन में 2 दिन में जलने वाला कचरा नहीं है, क्योंकि इसके साथ काफी बड़ी मात्रा में दूसरी आइटम्स मिला करके जलाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई जनता को तकलीफ शुरुआत के दिनों में मालूम पड़ती है तो निश्चित रूप से ये जन आंदोलन का विषय होगा। इंदौर के पीथमपुर में जिस जगह जहरीले कचरे का निपटान होना है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बसाहट मौजूद है। पीथमपुर औद्योगिक कचरा प्रबंधन कंपनी ने 2005 में एक लैंडफिल और 2008 में एक इंसिनरेटर स्थापित किया। विशेषज्ञों का आरोप है कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ। खास तौर पर लैंडफिल तारपुरा गांव से 500 मीटर के भीतर है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खतरनाक कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर की थी। इसी साल भोपाल में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का कड़ा विरोध किया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी।
मलैया ने यशवंत सागर बांध के संभावित प्रदूषण और तारपुरा गांव को लेकर फिक्र जताई थी। गैस राहत आयुक्त मुकेश वार्ष्णेय ने तारपुरा गांव के निवासियों को हटाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की, ये कहते हुए कि उनके जीवन को खतरे का सामना करना पड़ेगा। दो 2012 में एक जर्मन कंपनी ने 346 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड कचरे को हैम्बर्ग जर्मनी में जलाने के लिए 25 करोड़ की पेशकश की थी। 22 करोड़ कचरे को जलाने के लिए और 3 करोड़ अतिरिक्त। आज इसे लगभग 5 गुना रकम यानी 126 करोड़ रुपए खर्च कर जलाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे इंसिनरेटर में जहां किए गए परीक्षणों में से 6 असफल रहे हैं। दूसरे राज्यों ने भी अपने यहां यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने से मना कर दिया था। 2007 में गुजरात सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहनों के बावजूद भरूच इंसिनरेटर में भोपाल के कचरे को जलाने से इनकार कर दिया। नवंबर 2011 में नागपुर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कचरे को जलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस कचरे को जलाने से इनकार कर दिया था। 2004 से 2018 तक जहरीले कचरे ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास 42 बस्तियों के भूजल को जहरीला बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना और प्रभावित इलाके में साफ पानी देने का आदेश दिया, लेकिन पिछले 5 सालों में हालत ये है कि ये जहर 29 और बस्तियों में फैल गया है। आरिफनगर बस्ती यूनियन कार्बाइड के सामने ही है। इस जहर का दंश आज तक लोग झेल रहे हैं। खुद को, बच्चों को, नाती पोतों को बचाने में जो कमाते हैं सब गंवाते हैं। हजारों की तादाद में गैस पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी में से कई बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर हैं तो कुछ शारीरिक तौर पर। गरीब माँ बाप महंगा इलाज करवा नहीं सकते। कुछ संस्थानों में फिजियोथेरेपी से बस चलने फिरने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। नींद आ रही है?